डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने पर अड़े रहे और पूरा पुलिस महकमा उन्हें रोकने में लगा रहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों गोपालगंज में एक राजद नेता के परिवार के कई सदस्यों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए शुक्रवार को अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया था। हालांकि प्रशासन ने गोपालगंज जाने पर रोक लगा दी। काफी जद्दोजहद के बाद विपक्ष के नेता ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। पटना से मुजफ्फरपुर लौटे औराई विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर तेजस्वी यादव को गोपालगंज नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। औराई विधायक ने कहा कि सामूहिक हत्या हो गई और सरकार विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने पर भी रोक लगा रही है। नीतीश कुमार लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इस बिहार और देश में है उसके रहनुमा नहीं है। उनको हिटलरशाही का एकदम थ्योरी याद है और उसी के अनुरूप बिहार को देख रहे हैं। और आप लोग मीडिया के साथ ही इस चीज़ को देखे भी हैं आज कि हज़ारों की संख्या में पुलिस प्रशासन को उतार देना। और लोकतंत्र में जब पक्ष और विपक्ष अगर कोऑर्डिनेशन करके अगर कहीं सामाजिक व्यवस्था नहीं चलाता तो साबित करता है कि वह राज्य वह समाज कहीं न कहीं शिकार हो रहा है। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक गरीब महिला ट्रेन में मरी और फिर उसको उतार दिया गया और नन्हे नन्हे बच्चे, माँ को अबोध बच्चे कपड़ा उठा करके जगा रहा था। उसके बाद अभी आप लोग को भी न्यूज़ में पता चला होगा, हमारे कटरा प्रखंड के बर्री पंचायत के बर्री गांव के एक बिजन शर्मा बेचारे चेन्नई से लोग आ रहे थे, गोरखपुर से 4 किलोमीटर उधरे 4 घंटा ट्रेन उधरे था, उसकी मौत हो गई ट्रेन में और उसका लमसम 72 घंटा के बाद लाश मिला। मैं अपने कॉस्ट पर वहाँ एम्बुलेंस करके उसको घर कल भिजवाया। और तेजस्वी यादव जी तो हम लोग का जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है और गरीब गुरबा समाज के किसी वर्ग के लोग हों उसके हक के लिए आगे रहती है। आज अगर गोपालगंज जाने का तेजस्वी यादव को उनके परिजन से भेंट करने का हम लोगों के साथ जाना था और आप देख लीजिए कि किस कदर, जबकि इन्होंने कानूनी तौर पर इंफॉर्मेशन भी कर दिए थे, लेकिन उस चीज़ को लोगों ने नहीं माना। और आज वहाँ पर जो इनका क्रियाकलाप हुआ सरकार का नीतीश कुमार के इशारे पर, वह सभी लोग इससे शर्मसार हैं। और हम लोग जो माननीय सदस्य हैं जो आम जनता चुन के भेजती विधानसभा में, तो आप देख लीजिए कि वहाँ पर अंत में निर्णय हुआ कि हम लोगों का जो सदन है बिहार विधानसभा, उनके अध्यक्ष महोदय को इस बात से अवगत कराया जाए। तो वहाँ शिष्टमंडल तेजस्वी जी के नेतृत्व में गए और सारी बात रखे और एक एक परिवार का 3-3 हत्या हो गया। जो जदयू के विधायक हैं पप्पू सिंह, क्या नाम है उनका, पप्पू पांडे, और उससे कुछ 6 महीना पहले कौन तिवारी कौन मिसिर 3 ब्राह्मण समुदाय के लोगों का हत्या कर दिया गया। 6 महीना पहले वहाँ कोई व्यापारी थे, उनका भी हत्या उन्हीं के इशारे पर हुआ। तो ये सब जो मामला आ रहा है, आप देख लीजिए, लॉकडाउन में गरीब को सहारा मिलना चाहिए। जो श्रमिक बाहर हैं वह आ रहे हैं, वो सुरक्षित आ जाए। 4-4 दिन 5-5 दिन ट्रेन में है, कोई खाने का व्यवस्था नहीं है। और इस सब के लिए जो हक मांगने के लिए, चाहे उनको सजग करने के लिए अगर विपक्ष अगर आगे आती है तो उसको दबाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। और उतना ही नहीं, आप देख लीजिए, लॉकडाउन में व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन का कोई व्यवस्था नहीं है। अब केवल हत्या, लूट, बलात्कार। गया में पता चला कि वहाँ एक कोरोना का टेस्ट होने के लिए अथी हुआ, उसको आइसोलेशन में रखा गया, उस बच्ची के साथ रेप किया गया। ये सब जो माहौल आ रहा है देश में, राज्य में,
ये मतलब कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसलिए विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है और वो हमारे नेता निर्णय भी करेंगे। जिले में आज कोरोना के कुल 8 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 3 व्यक्ति मुरौल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एक रसूलपुर, एक बीनू नगर, एक झपहा, एक टीएमसी और एक रेल थाना से संबंधित है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों को मेडिकल टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज किया जाएगा। उनके क्लोज कॉन्टैक्ट की तहकीकात की जा रही है। इस तरह मुजफ्फरपुर में अभी तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 हो चुकी है, जिसमें से 27 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के बीच एईएस का कहर शुरू हो चुका है। लगातार हर रोज मामले में इजाफा जारी है। एसकेएमसीएच में अब तक कुल 37 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चे पीआईसीयू वार्ड में अभी भर्ती हैं और 26 बच्चों का इलाज के बाद उन्हें घर ले जाया गया है। वहीं इस वर्ष 5 बच्चों की भी मौत हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील कुमार शाही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था होने के कारण जल्द से जल्द बच्चे एसकेएमसीएच में आ जा रहे हैं। इस कारण वह ठीक होकर जा रहे हैं, लेकिन मामले में इजाफा जारी है। आपको बता दें कि पिछले साल 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी, जिसने सिस्टम और सरकार की पोल खोल दी थी। इस बार तमाम जागरूकता चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस वर्ष क्या चमकी बुखार से बच्चों की मौतों को रोक पाती है सरकार। कल 2 मामले आए वो सीवर से आए हैं। अभी अस्पताल में 6 केस भर्ती हैं, क्योंकि सारी की स्थिति अच्छी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है। अभी 26 डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं इस अस्पताल से। कुल कितने कंफर्म हुए हैं? 37 केस अब तक आए हैं यहाँ पर। और कितने बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है? 5। सर, पूर्व पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो केसेस आ रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या हालात हैं अभी? इस बार बेटर मैनेज्ड केसेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो पेरिफेरी से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। पीएससी पर या गाँव से पेशेंट जल्द से जल्द आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों में सुधार भी अच्छा खासा है। पेरिफेरी मैनेजमेंट है इस बार, पीएससी पर है, सीएससी पर है, मैनेजमेंट हो रहा है। मतलब जो पीक सीजन था उसमें जो केसेस आने चाहिए थे वो नहीं आए। कम है, लेकिन केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन मैनेज्ड आ रहे हैं। पहले अनमैनेज्ड केसेस पहुंचते थे जो सीधे आ जाते थे, क्रिटिकल कंडीशन में आते थे। वैसा नहीं है, आ रहे हैं लेकिन मैनेज्ड आ रहे हैं। सर, एक और इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शुक्रवार से मुजफ्फरपुर के बंदियों को दरभंगा स्थित बेनीपुर उपकारा में भेजा गया है। पहले दिन मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना से 16 मुलजिमों को बेनीपुर बस से विशेष सुरक्षा में भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन यह व्यवस्था धड़ाम हो गई। बंदियों के साथ साथ चौकीदारों को बस में खड़े खड़े दरभंगा के बेनीपुर तक का सफर करना पड़ा। शुक्रवार को नए प्रक्रिया के तहत मुजफ्फरपुर के नए आगंतुक बंदियों को बेनीपुर उपकारा भेजा गया। बस करीब समय से 40 मिनट लेट कोर्ट हाजत पहुंची। बस के पहुंचते ही कोर्ट हाजत के पास अफरा तफरी मच गई। मुलजिमों को कई बार उतारा और चढ़ाया गया। आखिर में 12 मिनट के ठहराव के बाद बस दरभंगा के लिए रवाना हो गई। इससे पहले दोपहर से ही कोर्ट हाजत के आसपास मुलजिमों और इनके परिजनों की भीड़ लगी थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ चौकीदार ही थे। न्यायाधीश साहब के महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि जो भी थाना से आएगा बंदी लेके चौकीदार, उसको मुजफ्फरपुर कोर्ट हाजत में रखा जाएगा। और उसके बाद फिर उसको गाड़ी से दरभंगा जेल पहुंचा देना है। मुजफ्फरपुर जेल? बेनीपुर न, मुजफ्फरपुर जेल नहीं। कारण क्या? कोरोना है? कोरोना के कारण 21 दिन के बाद फिर वो वहाँ से आएगा। जैसा आदेश होगा वैसा होगा। 12 गो ना 15 गो दे दीजिए, 10 तो लगभग 12, 1 दर्जन। 1 दर्जन जी जी जी। आगे भी जारी रहेगा जब तक जो आदेश होगा? अगला आदेश का इंतजार करें। इन लोगों को किन चीज से भेजा जा रहा है? यहाँ से पुलिस गाड़ी से जाएगी। शुक्रवार को महापौर सुरेश कुमार निगम कार्यालय नहीं गए, अपने आवासीय कार्यालय से काम किया। उनको अपनी जान का खतरा है। कार्यालय कक्ष की छत जर्जर है, वह कभी भी गिर सकती है। निर्देश के बाद भी कक्ष की मरम्मत नहीं की जा रही है। महापौर ने कहा कि पिछले दिनों नगर निगम सभागार की छत गिर गई थी, कई लोग बाल बाल बच गए थे। उनका कार्यालय कक्ष भी जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे में जान जोखिम में डाल यहाँ कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए वे शुक्रवार को निगम कार्यालय नहीं आए।
उन्होंने दुख जताया कि कई बार कहने पर भी ध्यान नहीं दिया गया। महापौर ने कहा कि निगम के कई अंचल कार्यालय, पंप हाउस का भवन भी जर्जर है। उनकी मरम्मत को भी कहा था, लेकिन वहां भी काम नहीं किया गया। काम करना पड़ रहा है। देखिए, निगम कार्यालय बहुत बढ़िया पहले का बना हुआ है, वो हेरिटेज में आता है, लेकिन जो अंदर का चैम्बर, जो महापौर कार्यालय चैम्बर जो हुआ, जो मीटिंग हॉल हुआ, ये सब आज से हमारे पूर्व के मेयर के समय बना हुआ था। उनके समय में उन्होंने आदेश किया, उनकी कोई इसमें योगदान भागीदारी नहीं होती है। भागीदारी होती है जो कार्यपालक अभियंता होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, उन लोग का होता है बनवाने का। उन्होंने बनवाया है और मेरा विश्वास है कि वो बहुत उसमें अनियमितता बरती गई है। उसमें मैं अविलंब जांच बैठाने जा रहा हूँ, चूँकि महापौर कार्यालय है, महापौर का चैम्बर है, महापौर जहाँ स्थायी समिति बैठक करते हैं, वो गिर गया है। अगर उसमें अगर उस दिन बैठक होती रहती या उस दिन कुछ हो रही थी, दुर्घटना होता तो क्या होता जी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको कभी भी मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन के अंतर्गत जिम व्यवसाय को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याणी चौक समीप एक जिम संचालक मनीष देव आर्य ने सरकार से यह आग्रह किया है कि जिस तरह सरकार हर कारोबारियों को थोड़ी बहुत छूट दे रही है, उसी प्रकार जिम व्यवसाय को भी एक गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी जाए। मनीष आर्य हम लोग बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। फिटनेस सेंटर से भी हम लोग का घर चलता है, हम लोग का जिंदगी जीने का यही मात्र एक स्रोत है। सारे ट्रेनर्स हमारे जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं और जिम बंद रहने की वजह से उनकी बॉडी भी खराब हो रही है। जो मात्र उनके जीने का एक ही साधन है कि वो सबको फिट करके, सबको स्वस्थ करके और कुछ इनकम कर सके। और 2 महीने से ऊपर हो चुका है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सभी हम लोग को पे करना होगा। हम लोग कहाँ से पे करेंगे कि सरकार एक हम लोग को गाइडलाइन तैयार करके दे। हम लोग उस गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजिंग करके, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके शिफ्ट वाइज 10 लोग या 15 जन को साथ में एक साथ लेके हम लोग वर्कआउट चालू करा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि कम से कम एक मिनिमम स्रोत कुछ पैसे कमाने का भी आ सकता है कि हम लोग मिनिमम जो रेंट वगैरह है उसको पे करने में सक्षम हो पाए। क्योंकि अभी क्या है कि सारे सेक्टरों में कुछ ना कुछ सरकार छूट दे रही है, बट जिम सेक्टर में बिल्कुल भी छूट नहीं हो रही। और आई होप कि सरकार हम लोग के बात को समझे। फिटनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सारी स्पोर्ट्स एकेडमी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, उन सभी लोगों को जिम में एक्सरसाइज करना मस्ट होता है। वो लोग सब लोग जिम करके ही अपने बॉडी को फिट करते हैं। तो उनसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कॉल करते हैं कि भैया आप जिम कब से ओपन हो रही है, आप लोग सरकार से सब लोग यूनिटी बना के आप लोग बात करें एक बार। तो मैं इसीलिए बस एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था गवर्नमेंट को, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है तो प्लीज़ सर, लॉकडाउन 5 में PMO इंडिया आप लोग तक अगर बात पहुँचती है तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में सोचें, राज्य सरकार भी इस बारे में सोचे। जो मैं ये नहीं कहता कि जो रेड जोन एरिया है वहाँ पे भी सब कुछ ओपन कर दिया जाए, बट जो एरिया जो सेफ है वहाँ पे कुछ गाइडलाइन को फॉलो करके इस इंडस्ट्री को बचाना बहुत जरूरी है। बीते दिनों ट्रेन में एक बच्चे और महिला की हुई मौत को लेकर शुक्रवार को सेवादार मंच के अविनाश कुमार ने टावर चौक के समीप आमरण अनशन पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार से मांग की है कि वह देशवासियों के सामने आकर माफी मांगे और व्यवस्था को सुधारे ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। साथ ही अविनाश कुमार ने यह भी कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी मैं आमरण अनशन से नहीं उठूंगा। आज जो यह आमरण अनशन है, यह बहुत ही मजबूर होकर के हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो सम्मानित अखबार में जो देखने को मिला, एक महिला की ऐसी दर्दनाक मौत जिसके मृत शरीर से बच्चा इस तरीके से खेल रहा था, लग रहा था कि वो अपनी माँ को जगाने की प्रयास कर रहा है। ऐसी दर्दनाक सीन को देखकर हमारा दिल दुखित होगा और हमने प्रयास किया। आज तक हमारे न माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर कोई संज्ञान लिया है, न कोई बात कही है, न ही संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है, न बातें की है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से मजदूर भाइयों से एवं देशवासियों और राज्यवासियों से सार्वजनिक माफीनामा सार्वजनिक करे, इस बात को मांग
लेकर के हम लोग बैठे हैं और साथ ही साथ एक ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इस बात को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। आगामी कार्यक्रमों एवं पार्टी द्वारा अब तक किए गए कार्यों आदि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने शुक्रवार को अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट से प्रभावित श्रमिकों एवं आम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना रुके बिना थके निरंतर पूरे जिले में लगभग 42,000 लोगों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कार्य से जुड़े लोगों के बीच लगभग 760 प्रोटेक्शन किट का वितरण किया। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स अभियान के तहत जगह जगह पर सम्मानित करने का काम भी किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जहां एक ओर विपक्षी पार्टियों में स्वहित केंद्रित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी स्वहित से ऊपर उठ सिर्फ जनहित की बात करती है। आम लोगों को राहत देने की बात तो दूर, जिस प्रकार से भोले भाले लोगों को विपक्ष ने बड़गलाने का काम किया है, वह कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने जैसा है। जैसा कि विदित है, पिछले अप्रैल महीने के प्रारंभ से, जब से वैश्विक महामारी कोरोना पूरे देश में फैली है, तब से मुजफ्फरपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार राहत कार्य करती रही है। प्रारंभ के दौर में हम लोगों ने लोगों को सूखा अनाज उपलब्ध कराया, जिसमें चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, इस तरह करके लगभग पूरे ज़िले में हम लोगों ने, अगर देखा जाए तो जिला के मार्फत हमारे जितने 4 विधायक हैं, हमारे 41 मंडल है, इसके मार्फत कम से कम हम लोगों ने 40 से 50 हज़ार लोगों के बीच में अनाज पहुंचाया है। उसके बाद एक हमारा जो कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, फीड टू नीडी, इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने लाखों आदमी को इस वैश्विक महामारी के बीच में खाना खिलाया है। तत्पश्चात हम लोगों ने पूरे ज़िले में मास्क, सैनिटाइजर लोगों के बीच में उपलब्ध कराया। फिर हम लोगों ने जितने भी ज़िले में अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उस जगह पीपी किट, मास्क और सैनिटाइजर उसमें भी डॉक्टरों के लिए उपलब्ध कराया। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि इस कोरोना कार्य में जितने भी लोग लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को सम्मानित, कोरोना वॉरियर्स का हम लोगों ने उनको कहा था कि ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। हम लोगों ने अपने पूरे ज़िले में जितने भी डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस, पत्रकार बंधु, बैंक के कर्मी, सफाई कर्मी, जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। हमारे जितने भी बूथ स्तर तक कमेटी का गठन हुआ है, वो इस मन की बात को लेकर के बैठेंगे। बूथ पर नहीं बैठना है, जो हमारे उस बूथ के एरिया में जो घर आएंगे वहाँ पर वो सप्तऋषि बैठेगी और मन की बात सुनेगी। और उस दिन हमारे प्रधानमंत्री अपने सारे उपलब्धियों को, 1 साल की क्या उपलब्धि है, इसको बताएंगे। फिर उसको लेकर के हम लोग अपनी जनता के बीच में जाएंगे। कल 12 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो भी अपनी सरकार की उपलब्धि के बारे में अवगत कराएंगे। फिर हम लोग आपको भी। लॉकडाउन के चलते इस बार मधुपालक बेहद गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो उनकी आजीविका ठप है, तो दूसरी तरफ मधुमक्खियां मरने से उनको भारी नुकसान हो रहा है। वहीं मधुपालकों का कहना है कि अगर हम लोग गाड़ी से मधुमक्खियां ले जाते हैं तो पुलिस रोककर उन्हें जाने नहीं देती, जुर्माना और मारपीट भी की जाती है। वहीं कोरोना के डर से वहां के लोग भी पुलिस को सूचना दे देते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि जिले में लीची के बागान में हजारों मधु उत्पादक अपनी मधुमक्खियों के साथ बागों में अपना व्यापार करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार ठप पड़ चुका है। एक मधुपालक लगभग 250 से 300 पेटी का व्यापार करता है, लेकिन उसका इस बार 100 पेटी तो बर्बाद हो चुका है और अगर अभी भी उनका व्यापार नहीं हुआ तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, जिस कारण उनका कहना है कि इस बार हम कंगाल होने की कगार पर हैं। वहीं मुस्तफापुर कांटी के मधुमक्खी पालक सुरेंद्र कुमार ने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं पर निर्णय लिया जाए। कोविड-19 के
लेकर के जो पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया, इसके कारण बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी मधुमक्खी पालक लीची के शहद निकालने के लिए जो मधुमक्खी बॉक्स लगाए थे और लॉकडाउन के कारण कहीं इनको पोलिनेशन के लिए दूसरे जगह नहीं ले जा पाए, क्योंकि जहां भी लेके जाते थे वहां के पुलिस वाले जो है कि इसे तंग करते थे, मारपीट करते थे मधुमक्खी पालकों को। इसके कारण जो है कि मधुमक्खियां मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न लीची के गाछियों में अभी तक पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है कि इसे आज मधुमक्खियां समाप्ति के कगार पर चली गई है। हम समझते हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला में ही अगर मिला लिया जाए तो कम से कम 2 लाख मधुमक्खी बॉक्स समाप्त हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से अलग अब जाते हैं, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, वैशाली हो गया, ये सब मिला जुला करके अगर पूरे बिहार के लेवल पर अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख मधुमक्खी बॉक्स समाप्त हो गया है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो ये मधुमक्खी का ये पेड़ी लगा हुआ है, इसमें 250 बॉक्स मधुमक्खी लगा हुआ है और 250 बॉक्स जो लगा हुआ है मधुमक्खियां, इसमें किसी में 2 फ्रेम है तो किसी में 3 फ्रेम है, किसी में वो भी नहीं है। तो हम जो है कि इसे काफी मनमाहत है, काफी दुखी भी है। हमारे जो है कि इसे इसमें सरकार से किसी तरह का मदद भी नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन हम लोगों को काफी जो है कि इसे टॉर्चर किया है। जो लोग हिम्मत करके कहीं दूसरे जगह मक्खी ले जाने की कोशिश किए पोलिनेशन के लिए, उन्हें मारपीट किया गया, उन्हें रोका गया और रोकने के कारण जो है कि इसे हम सारे लोग सशंकित हो गए। कोई लोग मधुमक्खियां नहीं ले गए और नहीं ले जाने के कारण आज जो है कि स्थिति बना हुआ है कि बिहार के मधुमक्खी पालन समाप्ति की ओर चला गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मधुमक्खी पालक अगर बचाना है तो सबसे पहले मधुमक्खियों को बचाना पड़ेगा और मधुमक्खियां तभी बचेगी जब मधुमक्खी पालक बचेंगे। अगर मधुमक्खी पालक नहीं बचे तो बिहार की मधुमक्खियां बचने नहीं जा रही है। इसके लिए यथाशीघ्र हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो, जितना अधिक जल्द से जल्द हो सके मधुमक्खी पालक को सहायता किया जाए। पुलिस प्रशासन को इसका हिदायत दिया जाए कि जो कोई भी मधुमक्खी के बॉक्स लेकर के माने बिहार से अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, यहाँ तक कि पुलिस का प्रोटेक्शन मिल सके। हम ये मांग करते हैं। हमारा परेशानी है कि जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से हमारा मधुमक्खी कहीं इस जगह से दूसरे जिले में नहीं जा सका। अगर हम लोग ले जाते हैं तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो हम लोग यहाँ से यूपी, एमपी, अदर स्टेट में जब ले जाए मधुमक्खी तो वहाँ हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ के प्रशासन हमारे देख रेख में माने रहे। और ये भी है जो ये कोरोना महामारी में जो बात है, हम लोगों को अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो वहाँ के प्रवासी हमसे डरते हैं जो कहीं कोरोना लेके तो नहीं ये आ गया। जागरूकता करना चाहिए। इसलिए या तो हम लोगों को यहीं कोरोना जांच करके या तो रिपोर्ट दे दिया जाए या तो वहाँ जाने के बाद हमें क्वारंटाइन में न रखा जाए, सुरक्षा दिया जाए, हम अपने सामान को सुरक्षा स्वयं कर सके। इसको टाइम से चीनी पानी जो भी हो चीज दे सके। एक तो 2014 से हम मधुमक्खी पाल रहे हैं, मधुमक्खी इस बार बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए सरकार जो पैकेज दिया है उसको जल्द से जल्द मधुमक्खी वाले तक तो पहुंचाया जाए ताकि हम लोग भी अपना धंधा आगे बढ़ाएं। बहुत हम लोग नुकसान में और खास करके ज्यादातर रेट पर ध्यान दिया जाए। रेट की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। मधुमक्खी की रेट कम से कम 100 रुपए केजी से ऊपर रहना चाहिए, तब हम लोगों को इज्जत और हमारी मधुमक्खी को भी इज्जत बचेगी। या नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएगा। हम लोग जमीन बेचकर तो नहीं दे सकते हैं किसी के। अब सरकार हम लोगों को सहमति करेगी तब तो हम लोग धंधा को आगे बढ़ाएंगे। जिले के मशहूर व्यवसाय लीची कभी खुशी तो कभी गम दे जाती है किसानों को, लेकिन लीची अनुसंधान केंद्र ने एक नई निजात किसानों के लिए निकाला है, जिसका नाम दिया गया है बुनियाद पुरानी नई कहानी। मामले में पूछे जाने पर लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक
डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि जिन किसान भाइयों के बगीचे में काफ़ी पुरानी लीची का पेड़ है, जिसका फल कम आता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, वैसे किसान भाई अब परेशान नहीं हो, सही जानकारी लेकर नई पद्धति के तहत लीची का व्यवसाय करें, उन्हें कभी परेशानी नहीं होगी। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा लगातार नए नए तरीके का निजात निकाला जाता है ताकि लीची व्यवसाय से जुड़े किसान भाई को दिक्कत नहीं हो। लीची व्यवसाय आज उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान है। बुनियाद पुरानी नई कहानी के तहत वैसे पेड़ जो काफ़ी पुराने हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा छटाई कर दिया जाता है और नई पद्धति के अनुरूप समयानुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जिसके बाद एक नई पेड़ की अपेक्षा इंतज़ार भी कम करना पड़ता है और फल भी अच्छे आते हैं। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि अगर आपके बगीचे में काफ़ी पुराने पेड़ हैं तो घबराएं नहीं, उसे काटें नहीं, बल्कि लीची अनुसंधान केंद्र से संपर्क करें, पुनः अपने कारोबार में 4 चांद लगाएं। है कि लीची के हमारे बिहार के जो मुख्य लीची उत्पादक क्षेत्र हैं, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और मोतिहारी, यहाँ पर करीब करीब हमारे 30 से 40% बाग ऐसे हैं जो कि अनुत्पादक हो गए हैं, जिनमें कि उत्पादन क्षमता बहुत ही घट गई है और फल बहुत दूर जाके ऊपर लगते हैं, जिससे उस पर तोड़ाई में दिक्कत होती है, छिड़काव में दिक्कत होती है, बहुत सारे फल नष्ट भी हो जाते हैं। हमको पता नहीं चल पाता है कि वहाँ कोई रोग या कीड़ा या बीमारी लगा हुआ है, तो हम उसका सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादकता जो है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम हो जाती है, 3-4 टन के आसपास रह जाती है, जबकि नेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 8 टन की है और जो लीची से उत्पादन क्षमता मिल सकती है वो करीब 20 टन की है। तो आप सोचिए, जहां हम 20 टन ले सकते हैं वहां हम 3 टन में या 2 टन में फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया जिसमें पौधों को हम लोग पुनः छोटा करके उनको पुनः उनके छत्रक का निर्माण करके और उसको हम फलत में ला सकते हैं। तो इस तकनीक को हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं और इसका जो टैग लाइन है वो है बुनियाद पुरानी नई कहानी। चूँकि बुनियाद इसकी पुरानी है, जड़ इसका पुराना रहेगा, तना इसका पुराना रहेगा, मोटी मोटी डालियाँ पुरानी रहेंगी, केवल जो ऊपर का पतली डालियाँ 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर वो हमने उसको हटा दिया। उसकी जगह पर, चूँकि लीची एक ऐसा पौधा है जिसमें कॉपिसिंग कैपेसिटी बहुत होती है, आप काट देंगे तो बहुत सारे कल्ले निकलते हैं लैटेंट बड से। तो यह क्षमता वैज्ञानिकों ने पहचानी और उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल रहा। एक प्रकार के एक रोजगार का भी साधन सृजित हो गया, साथ ही साथ जो हमारी धरोहर है लीची, उसका गुणवत्ता को मेंटेन करने में, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में भी ये तकनीक काफ़ी फायदेमंद हुई है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इन 4-5 जिलों में और पूरे बिहार में हमने इसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया है समिति के माध्यम से। और वो लोग जो है तो इसको जगह जगह पर ले जाके जहाँ पर हैं वो तकनीकी का लाभ दे रहे हैं। हम लोग इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को, उद्यान विभाग के कर्मचारियों को, जो उनके फील्ड स्टाफ हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लाइसेंस भी दे रहे हैं नवयुवकों को, जो इस तक, चूँकि हम लोग का संख्या बहुत कम है, हम वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को लोगों के पास कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, चाहे वो प्रशिक्षण लाइसेंस के माध्यम से हो, चाहे आत्मा के माध्यम से हो, हम लोग इसको लग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये तकनीक आने वाले समय में लीची का जो परिदृश्य है, लीची का जो चेहरा है, अभी उसको परिवर्तित करने में काफ़ी सफल और कारगर साबित होगा। केंद्र व राज्य सरकारों की घोर लापरवाही तथा आपराधिक एवं असंवेदनशील रवैये के कारण गरीबों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की भूख प्यास से हो रही लगातार मौत की घटनाओं तथा बढ़ते अपराध के खिलाफ शुक्रवार को SUCI कम्युनिस्ट की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस आयोजित किया गया। प्रतिवाद जुलूस पार्टी के जिला कार्यालय मोती झील से निकलकर कल्याणी चौक तक गया। जुलूस में शामिल लोग भूख प्यास से प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की मौत के जिम्मेवार केंद्र व राज्य सरकार शर्म करो, राह चलते एवं श्रमिक ट्रेनों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के खाने पीने का समुचित इंतजाम करना होगा तथा उन्हें निःशुल्क घरों तक पहुंचाना होगा। सभी मजदूरों को 10,000 रुपये की सहायता देनी होगी। क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली दूर करो। गोपालगंज हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराओ
तथा बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ आदि नारे लगा रहे थे। आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट एवं एआईयूटीयूसी की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस हो रहा है। यह प्रतिवाद दिवस जो केंद्र और राज्य सरकार की जो लापरवाही है, जिम्मेदाराना उनका जो रवैया है, आपराधिक रवैया है, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों, महिलाओं एवं बच्चों की भूख से मौत हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है। जो ट्रेन 2 दिन में पहुंचनी चाहिए वह 9 दिन में पहुंच रहा है और उसमें मजदूरों की मौत हो रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। केंद्र और राज्य सरकार को शर्म करनी चाहिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ती है और उसको निर्देश देना पड़ता है। इसके बावजूद भी किसान मजदूरों की मौत हो रही है। हम मांग करेंगे केंद्र और राज्य सरकार से कि इस मजदूरों की भुखमरी पर रोक लगाई जाए, उन्हें मुआवजा, पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए और ये जो प्रवासी मजदूरों को आगे जीवन यापन के लिए उनको मुआवजे के रूप में 10,000 रुपया प्रति महीना दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। और विभिन्न मांगों को लेकर प्रतिवाद दिवस आयोजित है और हम आम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीन रवैया के खिलाफ आवाज बुलंद करें, सड़कों पर उतरें। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।